नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। 2-3 दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि जो राजनाथ सिंह ने सुरक्षा के लिए जो मीटिंग बुलाई थी तो उसमें राहुल भी गया हुआ था। तो राहुल वही मुद्दा उठा रहा था जो ग्लोबल टाइम्स मुद्दा वो क्या मुद्दा उठा रहा था कि हमारे सैनिकों को अच्छा खाना नहीं मिलता। ये दुष्प्रचार ग्लोबल टाइम्स का है। देखिए, भारतीय ताकत दल तमाम ऐसे दृष्टांतों को ला करके अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को यह अवगत करना चाहता है कि ये जो राहुल गांधी है, जिसको कि बीजेपी गद्दार मानने को तैयार नहीं है, जिसको कि और देश भी इसको गद्दार के रूप में न समझे, इसकी बड़ी साजिश कर रही है बीजेपी, वह देश के खिलाफ कितना खतरनाक और गद्दार है। यह हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम बहुत गौर से इस बात को देखें कि बीजेपी बराबर ये साजिश कर रही है कि राहुल गांधी का जो गद्दारी वाला चेहरा वो जनमानस के आगे न आए। ये साजिश बीजेपी की है। लेकिन उसकी लाख साजिश के बावजूद भी भारतीय जनता दल इस पूरी जीएनपीसी को, राहुल को भी, सोनिया को भी, प्रियंका को भी और मोहनदास करमचंद गांधी और ये वो नेहरू, जितने भी गद्दार हैं, उनकी करतूतों को अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन और आदरणीय भारतीय आवाम के सामने रखेगा और उनको बेनकाब करेगा। ये सभी लोग जान लें, हमारे सभी भारतीय भाई बहन भी जान लें और ये लोग भी लें। और खास करके बीजेपी जरूर जाने कि जो उसको बचाने की साजिश करती है। तो ये जो इशू उसने उठाया था, राजनाथ सिंह ने जो मीटिंग बुलाई थी सुरक्षा के संबंध में, वो ग्लोबल टाइम्स का दुष्प्रचार का ही एक भाग था कि हमारी सेना को अच्छा खाना नहीं मिलता। वो ग्लोबल टाइम्स का ये दुष्प्रचार था कि चीन की सरकार जो है अपने सैनिकों को अच्छा खाना, गर्म खाना देती है और ये उसका बासी खाना और खराब खाना। आप तमाम वीडियो देख रहे हैं कि तमाम फल, सब्जियां और तमाम रसद, बिल्कुल अच्छा खाना, फल जो है अपने फौजी भाइयों के लिए तैयार हो रहा है। सब लोग शहर, लद्दाख के हमारी माताएं और बहनें और भी जगहों के, बिहार के ये लोग जो शहर उसमें शामिल हो रहे हैं। और ये गद्दार राहुल उस चीन के इशू को उठा करके भारत के खिलाफ और चीन के पक्ष में हमेशा माहौल बनाता रहता है, चूँकि इसको चीन ने इसको पैसा दिया गद्दारी करने के लिए।
तो ये इशू उसने उठाया। दूसरा ये खुशी की बात है कि अब YouTube पर भी इस तरह की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं कि ये राहुल कैसे जो है ये सवाल उठा रहा है कि चीन की सेना ने इतना कब्जा कर लिया। जो राहुल माने जिस जीएनपीसी का है, उसी गद्दार जीएनपीसी का जो गद्दार नेहरू ने पूरा तिब्बत किस तरह साजिश करके वो चीन के हवाले कर दिया। कौन नेहरू? राहुल के बाप का नाना। तो अपने बाप के नाना से जाकर पूछे गद्दार राहुल कि कैसे तुमने भारत के खिलाफ, भारत का प्रधानमंत्री होते हुए भी इस तिब्बत को तुमने वो चीन के हवाले कर दिया। उसकी साजिश की एक लंबी कहानी है और यदि उसके विस्तार में हम जाएंगे तो शायद ये विषय वो भटक जाएगा। तिब्बत भारत में मिलना चाह रहा था। मैं संक्षेप में सुन लीजिए। तिब्बत भारत में मिलना चाह रहा था। क्यों? तिब्बत ही नहीं, तिब्बत हुआ, भूटान हुआ, नेपाल हुआ, म्यांमार हुआ, बर्मा। उस चीन की जो नरसंहारी जेनोसाइड नरसंहार करके विस्तारवादी, वो खुद ही चीन में कम्युनिस्ट वालों ने 10 करोड़ लोगों को मरवाया था। और जहाँ भी कब्जा करते थे पहले वो नरसंहार ही करते हैं। ये उनकी आदत है। तो उस नरसंहारी विस्तारवादी कम्युनिस्ट के द्वारा जिसने चीन पर कब्जा किया था, उसके द्वारा चीन को कब्जा करवाने में नहीं बल्कि तिब्बत को हवाले कर दिया। और किस दौरान की तिब्बत का एक प्रतिनिधिमंडल डेलीगेशन नेहरू जो कि प्रधानमंत्री था उसमें मिलने आया, उससे मिला नहीं, उसको इंतजार करवा दिया। और फिर अपने एक दूत, वो भी गद्दारी था, KM पनिकर, वो एक चिट्ठी भेजा कि भारत जो है तिब्बत की अधीनता चीन के संप्रभुता के अधीन स्वीकार करता है। आज जब तक वो चिट्ठी उसको चीन को मिल नहीं गई, चीन का उसमें था चीन कम्युनिस्ट पार्टी का जो मुखिया था, वैसे तो उसका नाम है माओ त्से तुंग, लेकिन कई नाम उसके बदल जाते हैं। तो आजकल जो है माओ जेडांग बोला करते हैं। तो माओ जेडांग कहिए चाहे माओ त्से तुंग की बातें की, उसको दे नहीं दिया। तब तक जो है इस मैंने जो तिब्बत डर करके अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा था तिब्बत को भारत में मिलाने के लिए, ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। इतना बड़ा गद्दार था ये नेहरू। उसकी बात नहीं ये बोलता है। और ये चैनल वाले सबसे गद्दार है इस देश के चैनल वाले। ये कभी नहीं कहते कि भाई जो इस देश का गद्दार नेहरू है और राहुल है। राहुल खुद गद्दार है। राहुल सबसे बड़ा खतरनाक गद्दार है। वो चीन की बात को ग्लोबलाइज के माध्यम से भारत में ही रह करके भारत का ही इसी वो बोली थी ना समाजवादी वाली, कौन वो गुड्डी अकल की गुड्डी, जय बच्चन की थाली, उसकी समझ पर तरस आता है। थाली किसी बॉलीवुड की किसी तबके की नहीं होती, थाली पूरे देश की होती है। इसलिए कहा जाता है कि इस देश की थाली में खा करके उसी थाली में छेद नहीं करते। तो ये है राहुल जो है इस देश की थाली में खा करके सारे संसाधनों का प्रयोग करते हुए, उसका उपभोग करते हुए इसी थाली में छेद करने वाला है राहुल, गद्दार राहुल है, जो कि ग्लोबल टाइम्स की बातों को उठा करके भारत के खिलाफ ये दुष्प्रचार कर रहा है। अब दुष्प्रचार वाली बात भी सुन लीजिए। ये जो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अभी भी उसको कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं। उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में चुनाव आयोग से मान्यता भी ले ली है, लेकिन वो कांग्रेस नहीं है। वो कांग्रेस हुआ किसी भी हालत में नहीं है।
कांग्रेस कुछ मायनों में तब थी जब उसमें पंजाब केसरी लाला लाजपत राय थे, जब उसमें राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जब उसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, जब उसमें M.A. अंसारी ऐसे महान राष्ट्रवादी और देशभक्त नेता थे, वो कांग्रेस। यह तो एक बहुत ही घटिया किस्म का और बहुत ही खतरनाक देश के लिए खतरनाक पारिवारिक कुनबा है, फैमिली कोटेरी, जो संगठन जिसको इन्होंने कांग्रेस नाम दे रखा है, उस पर गंडुली मार करके जकड़ करके पकड़ करके वो बैठी हुई और अपने स्वार्थ अपने हिसाब से उसको चलाती है, घुमाती है और उसका इस्तेमाल करती है अपने स्वार्थ और जरूरतों के अनुसार, एज पर इट्स ओन एक्सपीडियंस। तो वो कांग्रेस नहीं, तो वो जो है वो JNPC, गांधी नेहरू परिवार चंद्रलाल चौकड़ी। कम से कम हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, आदरणीय भारतीय आवाम उसको कांग्रेस न कहे बल्कि उसको GNPC, गांधी नेहरू परिवार चंद्रलाल चौकड़ी कहे। तो GNPC बहुत थोड़े से अपवाद को छोड़ करके एक शातिर और बहुत खुखार अपराधियों का गिरोह है। इस मुल्क भारत की बहुत ही खतरनाक ये दुश्मन है और इस मुल्क भारत का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार और बहुत ही खूंखार औपनिवेशिक ताकत और इस देश को लूटने वाली सबसे बड़ी डकैत और लुटेरी। और इसने हमारे देश को कमज़ोर करने के लिए, हमारे देशवासियों को कमज़ोर करने के लिए इस पूरे इंडियन बॉडी पॉलिटिक को, भारतीय बॉडी पॉलिटिक को, यानी भारतीय समाज को बांट कर ताक कर और हमारे आम भारतीय भाई बहनों को, हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों को इसने नरक की जिंदगी दी। बहुत बड़ी अफसर। तो उसका झूठ बोलना और अफवाह फैलाना ये सबसे बड़ा हथियार है। पता नहीं मोदी जी की इतनी अकल है कि नहीं उसको पहचानने की। अकल जरूर होगी क्योंकि मोदी जी उसको बचाना चाहते हैं। यह देश के लोग जरूर जाने कि यह मोदी जी का बिल्कुल एक सांकेतिक विरोध है सोनिया राहुल के खिलाफ, लेकिन मोदी जी वास्तव में इस फैमिली कोटेरी को, पारिवारिक कुनबे को की रक्षा कर रहे हैं। देखिए ना, इस परिवार के सारे व्यापारिक धंधे भारत में चल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने नमूने, वैसे तो पूरी इसकी जांच हो तो तमाम चीज़ें निकल के आएंगी। जांच जो है ये होने नहीं देंगे। वो छोटे भैया को किसी को जांच करा कर दिखा देंगे, लेकिन इस खतरनाक देश विरोधी परिवार की जांच नहीं करवाएंगे, इस पर आंच नहीं आने देंगे। अब चूंकि प्रधानमंत्री गद्दार तो है, लेकिन सारे कारनामे इनके गद्दारी के हैं। मोदी जी बिल्कुल, और इसी को गद्दार कहते हैं कि इतने खतरनाक और देश विरोधी ताकत की जो बचाव करे, जो रक्षा करे, जो बचाने की साजिश करे, वो देश का गद्दार ही है। तो वो नहीं करेंगे। तो अपने यहाँ दिल्ली में 3000 क्लस्टर बसें उसी सोनिया गांधी की चल रही और तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है निर्बाध रूप से इसी सोनिया और राहुल के चल रहे हैं, प्रियंका के भी चल रहे हैं। तमाम उससे पैसे और कमाई हो रही है उसकी। जो इन सबों ने वाड्रा जो दामाद है इसका, सोनिया का, और प्रियंका ने, राहुल ने जो किसानों की ज़मीन, हरियाणा के किसानों की ज़मीन और राजस्थान के किसानों की ज़मीन हड़पी है, उसकी सारा केस खा गए मोदी जी। अब उन हड़पी हुई ज़मीनों में अब निवेश हो रहा है। कोई सऊदी अरब की कंपनी है,
जो कि 25,000 करोड़ का उसमें सोलर पावर प्लांट के लिए। तो इन देश विरोधियों को ये मोदी जी पूरा एक स्वर्ग बनाए हुए हैं। तो सारे व्यापारिक धंधे चल रहे हैं, उसकी कमाई भी इसको मिल रही है, और विदेशों में भी इसके कई इस तरह से व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, वो भी चल रहे हैं। लेकिन वहाँ पर शायद राहुल विंसी के नाम से, राहुल RAUL विंसी VINCI इसी नाम चल रहे हैं। इतना फ्रॉड, इस फ्रॉड को मोदी जी बचाने की साजिश कर रहे हैं, उनकी बीजेपी बचाने की साजिश कर रही है। और कौन? राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए छली कपटी और धोखेबाज ये राष्ट्रवादी। तो ये GNPC जो है झूठी बोलती है और हमेशा अफवाह फैलाती है। भारतीय जनता दल बार बार अपने खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को यह आगाह करता है कि इसकी अफवाह में कभी भी मत आइए। और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, पूरा देश राहुल की बातों पर, सोनिया की बातों पर, प्रियंका की बातों पर, पूरे GNPC के नेताओं की बातों पर जरा भी ध्यान न दें। जो इनके प्रवक्ता हैं जरा भी ध्यान न कि ये झूठी बोलते हैं, इनको सुनते ही उसको कूड़ेदान में डाल दें। ये देश के लिए खतरनाक है, इसलिए इसके इनके एक शब्द को नहीं माने। ये शुरुआत करनी चाहिए कि GNPC के किसी भी नेता की बात, किसी भी प्रवक्ता की बात बगैर सुने हुए उसको कूड़ेदान में डालने की, क्योंकि वो झूठ और अफवाही होता है। ये तो भारतीय जनता दल बता रहा है, लेकिन मोदी जी के अकल में नहीं है। वो जब कोई अवसर आता है तो एक बहाने के रूप में कि ये किसानों को बरगला रहे हैं। अरे देश को हमेशा बरगलाते ही हैं मोदी जी। अब भारतीय जनता दल आपकी अकल पर शक नहीं कर रहा है, आपकी मनसा पर शक कर रहा है। इस तरह से दिखावा क्यों कर रहे हैं कि वो बरगलाते हैं? ये जो GNPC इस देश को बरगलाती ही है, आप उसकी रक्षा क्यों कर रहे हैं? ये सवाल आ गया है। ये इसका जवाब हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन आपसे जानना चाहते हैं। तो वही कहा जा रहा था कि अब YouTube पर भी इस तरह से भारतीय जनता दल ये जो जगा रहा है कि भाई अपने परनाना से पूछें। अब जरा सा इसको बड़े गौर से देखिए कि जिस GNPC के नेहरू ने तिब्बत को दे दिया अपने दुश्मन नंबर 1 चीन को, और यही नेहरू अपनी फौज के लिए एक सुई तक नहीं बनने दिया, पूरा माहौल बना दिया कि कोई भी आकर के भारत पर कब्जा कर ले। और जब ये ऐसी स्थिति थी तो फिर इसने चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई को बुलाया और अपने भारत में हिंदी चीनी भाई वाला एक धोखेबाजी और विश्वासघाती माहौल खड़ा करवाया। और फौज के लिए तो कुछ न हथियार था, न गोली थी और न कोई साजो सामान था, और ये धोखेबाजी वाला माहौल भी बनवा दिया। इसी माहौल के तहत जो है ये गद्दार नेहरू ने चीन के द्वारा भारत की पीठ में छुरा घुपवाया, छुरा चलवाया और आक्रमण करवाया। पूरा माहौल चीन के पक्ष में था कब्जा करने के। तो फिर उस चीन ने, और हमारे फौजी कितने निहत्थे मारे गए इसी गद्दार नेहरू के कारण। हमारे कितने हजारों फौजी निहत्थे मारे गए इस गद्दार नेहरू के कारण। तो अक्साई चीन सहित उसे, और ये बता रहा हूँ अक्साई चीन सहित जो है करीब 40,000 वर्ग मील
उसने कब्जा कर लिया चीन में। और फिर बेहयाई के साथ क्या बोल रहा है नेहरू कि अरे भाई अच्छा चीन चला गया तो चला गया, वहाँ तो एक घास भी नहीं उगती है। अब देखिए कितनी बड़ी मानसिक गुलामी थी उसमें। सिर्फ एक सांसद थे महावीर त्यागी, शायद मेरठ से थे। उन्होंने पूछा कि नेहरू महोदय आपके सिर पर भी कोई बाल नहीं है क्या, आपके सर को भी चीन को दे दिया जाए? बहुत अफसोस की बात है कि महावीर त्यागी ने उस गद्दार नेहरू का सर काट करके चीन के हवाले नहीं किया। यदि नेहरू का सर काट करके चीन के हवाले कर दिए होते महावीर त्यागी, तब भी इस मुल्क को काफी राहत मिलती। कुछ लोग सवाल करते हैं कि जब कर रहा था तो बाकी लोग क्या कर रहे थे? देखिए बाकी लोग क्या कर रहे थे, ये कई बार एक पौराणिक प्रश्न भी आया है। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था और द्रौपदी के पितामह और मैं कितने ऊंचे और महारथी भीष्म पितामह थे उसी सभा में। द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, सबके सामने ये हो रहा था। आज किसी महिला के साथ ऐसा हो तो हमारा आपका खून खौल जाएगा। उनके सामने हो रहा था और पांचों पांडव के सामने हो रहा था। लेकिन सबको इसकी सजा मिली। छह महीने तक वो मृत्यु की सैया पर लेटे रहे भीष्म पितामह। कैसे मृत्यु हुई इनकी, द्रोणाचार्य की, ये भी जान लीजिएगा। कृपाचार्य की भी कैसे मृत्यु हुई, तो उसका दंड मिलता है। जिसमें सत्ता के लिए ये दोनों साजिश कर रहे थे, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार ये नेहरू। सिर्फ नेहरू को सत्ता मैंने प्राप्त होने के लिए। तो लोग सवाल करते हैं कि ये लोग क्या कर रहे थे? राजेंद्र प्रसाद, पटेल, मौलाना आज़ाद, अंबेडकर, यही तो इनकी खामोशी ही तो जो है बहुत कुछ कहती है। ये लोग खामोश रहे और हर एक को सजा मिली। इसे जीएनपीसी ने हर एक को अपमानित करके या तो निकलने के लिए मजबूर कर दिया या तो अपमानित किया। उसके विस्तार में, डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे। ये तमाम गाथाएं अब आप लोग सुन लेंगे या नहीं होगा तो भारतीय जनता दल किसी ने बताएगा, उसकी सजा सबको मिली। राजेंद्र प्रसाद को भी मिली है, अम्बेडकर जी को भी मिली है, मौलाना आज़ाद को भी मिली है, पटेल को भी मिली है। तो खामोश तो रहना ही नहीं इन दोनों गद्दारों के आगे, इन दोनों गद्दारों के तांडव के आगे। तो देश जाने कि ये मोहनदास करमचंद गांधी और ये नेहरू, माने पूरे इतिहास में ढूंढ डाली। इनसे बढ़ के कोई इस मुल्क का कोई गद्दार है नहीं। अच्छा, बात वहीं तक नहीं है। अब ये बहुत अरसे के बाद, कई सदियों के बाद ये भारत राष्ट्र बनने की बात आई। इसका एक संविधान भी हो गया। संविधान ने काफ़ी चीज़ें दी है। थोड़ी त्रुटियाँ हैं जरूर उसमें। त्रुटियाँ के नाम पर जैसे भारतीय जनता दल इस बात से सहमत भी नहीं है और वो भी काफ़ी माने राष्ट्र के रूप में वो अवधारणा गलत है। जो कि संविधान खोलिए तो पहला वाक्य रहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यह जो है
जो सेसेशनिस्ट फोर्सेस हैं, जो अलगाववादी ताकतें हैं, उनको इस भाषा से बल मिलता है कि भारत कोई देश नहीं है बल्कि ये वो स्टेट्स का यूनियन है। इसको बदलने की जरूरत है। उसको एक तो जो है इंडिया ऑफ इंडिया शब्द को डालना ही नहीं है। यह देश न तो इंडिया है न तो हिंदुस्तान है, ये सिर्फ भारत ही है और उसका एक टुकड़ा पाकिस्तान। यह हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत है और ये इंडिया भी नहीं, सिर्फ भारत। इसके जितने भी टुकड़े अलग हो गए बात नहीं है। वो कैसे साथ में आएंगे, कैसे उसका संघ बनेगा, ये भविष्य की बात है। लेकिन ये देश हमारा भारत है, हिंदुस्तान नहीं है, इंडिया भी नहीं। तो जो शब्द लिखा गया कि इंडिया दैट इज भारत, ये गलत है। होना चाहिए, मान लीजिए अंग्रेजी में लिखा होगा भारत विथ भारत अलॉन्ग विथ इट्स स्टेट्स एज भारत अलॉन्ग विथ स्टेट्स एज इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। ये उसको हिंदी में कहा जाए कि भारत राज्यों के साथ जो इसकी प्रशासनिक इकाइयाँ हैं। अब देखिए दो कॉन्सेप्ट हो गया ना। वो कह रहा है कि भारत जो है वो इन राज्यों का संघ है, ये गलत है। भारत है और जो राज्य हैं उसकी प्रशासनिक इकाइयाँ, ये असल अवधारणा होनी चाहिए। ये इस तरह का संशोधन संविधान में होने की परम आवश्यकता है। भारतीय जनता दल बराबर करता है। ये अकल है मोदी जी में नहीं, बस झूठा राष्ट्रवाद जाकर के वो राम मंदिर का हवा करना। अच्छा, दूसरा ये हिंदू राष्ट्र वाली बात, हिंदू राष्ट्र की बात जो बोलता रहता है आरएसएस जो है, वो तो बहुत झूठा किस्म का है। उसे पूछा जाना चाहिए कि ये मोदी जी जो है वो हिंदू राष्ट्र की शपथ लेते हैं। अच्छा, इस संबंध में एक बात और, अब जो है बीजेपी वाले भी सतर्क हो गए हैं। अब हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कहते हैं, वो ये ऐसे तर्क देते हैं कि आंशिक जो मुस्लिम राष्ट्र बना रही थी ये जेएनपीसी, उसको समाप्त करने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। अब जो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रही है, लेकिन अभी भी ये हिंदू राष्ट्र की रक्त जो है ये आरएसएस नहीं छोड़ रहा और क्या। और लेकिन उसके हिंदू राष्ट्र कहने से हमारे जितने भी दूसरी आस्था वाले थे, यानी सनातन आस्था से अलग, मतलब इस्लाम आस्था है, सिख आस्था है, ईसाई आस्था, ये आस्था वाले समाज बड़ा भ्रम और दहशत, खास करके इस्लाम आस्था। और उसमें जो उसके धर्मगुरु है ना, मान धर्मगुरु तो नहीं, ठेकेदार, और दहशत फैलाते हैं। अरे इसने बोल दिया कि ये हिंदू राष्ट्र है तो हमारा इस्लाम खतरे में फलाए में है। पूरी कौम को जो है वो दहशत मिलाती है और उस दहशत को किसी जेएनपीसी ने खूब भुना है कि हाँ, अरे भाई ये आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, जनसंघ वाले ये बना देंगे इसको हिंदू राष्ट्र, मेरे साथ आओ और मैं इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बने दूंगा। हमको समर्थन दो, हमको वोट दो, हमको सत्ता में बिठाओ, मेरा जो है वो वोट बैंक बन जाओ। तो जेएनपीसी को 60-70 सालों तक सत्ता नशीब कराने वाला, सत्ता का भोग कराने वाला, या इस भारत पर जो है जो जेएनपीसी के अत्याचार कराने वाला, ये आरएसएस है, जो कि हिंदू राष्ट्र की बात बोलता है। तो हिंदू राष्ट्र की बात कोई है ही नहीं। भारत ये हिंदू राष्ट्र मतलब कि न तो हिंदू राष्ट्र है न तो ये इस्लामिक स्टेट है। ये तो हिंदू राष्ट्र या ये इस्लामिक स्टेट या किसी पंथ आधारित स्टेट को बोलते हैं अंग्रेजी में थियोक्रेटिक स्टेट, पंथ आधारित, वो है ही नहीं। तो जितने भी हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले और उसका विरोध के नाम पर एक राजनीति चमकाने वाले, दोनों के दोनों इस भारत राष्ट्र के शत्रु हैं। बीजेपी में एक बहुत बड़ा तबका, विश्व हिंदू परिषद में भी एक बहुत बड़ा तबका,
बजरंग दल में भी वो तबका, अब पूरा आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करता है। और हिंदू राष्ट्र के विरोध में भी एक तबका खड़ा हुआ है, असदुद्दीन का। वो कितना झूठ बोलता है असदुद्दीन। वो गए प्रधानमंत्री एक जो है अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए राम जन्मभूमि पूजन में शरीक होने के लिए, हालांकि उनकी बहुत बड़ी गलती थी, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री का संवैधानिक दायित्व है किसी पंथ विशेष के इस तरह के कार्यक्रम में जाना जो है उसके संवैधानिक दायित्वों के सख्त खिलाफ है। जो उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी और कर्तव्य हैं उसके सख्त खिलाफ है इस तरह के किसी भी पंथ विशेष के कार्यक्रम में जाना। ये अपराध है मोदी जी का। लेकिन क्या बोला वो असदुद्दीन ओवैसी, हिंदू राष्ट्र की नींव पड़ गई। कितना झूठ बोलता है। वो वकील है ना, वो सामने आए तो उसको तो बिल्कुल उसको बेनकाब करने की जरूरत है। तो हिंदू राष्ट्र की बात पूरे देश के लोग जाने, ना हिंदू राष्ट्र है न इस्लामिक स्टेट है, ये थियोक्रेटिक स्टेट है ही नहीं, पंथ आधारित स्टेट नहीं है। लेकिन ये बोल करके जो भारत राष्ट्र को मजबूत होना चाहिए, भारत राष्ट्र को उसको कमज़ोर करने के लिए ताकतें हैं। आरएसएस है, बीजेपी का एक बहुत बड़ा तबका भी बोलता रहता है। एक बार किसी ने सवाल कर दिया था इन्हीं वो जो अमित शाह हैं, हम हमारे आदरणीय गृह मंत्री से, साहब ये हिंदू राष्ट्र क्या है बोल करके, मैंने वो आए बाएँ साएँ बोल करके उन्होंने ठीक से वो जवाब नहीं दिया। बस ये बोला कि इसमें हिंदू ज़्यादा हैं, फलाने हैं, लेकिन फिर भी चूँकि ये देश संविधान से चलता है तो ये भारतीय गणतंत्र है, इस तरह से उन्होंने कब बोला। तो जब हमको किसी भी इस तरह से झूठ बोलने वाले को जब पिन पॉइंटेडली, चाहे उसके समर्थकों को और चाहे उसके नाम पर, उसके काल्पनिक चीज़ के नाम पर जो राजनीति चमकाने वालों को जब आप पिन पॉइंटेडली जब उनको घेरेंगे तो इसी तरह से बोलेंगे। उनसे पूछे कि भाई कि कौन सी बात वो लगती है कि हिंदू राष्ट्र, बताइए ना। जितने भी जो सरकार है वो भारत जो है वो भारतीय गणतंत्र की शपथ लेता है, उसके संविधान की शपथ लेता है, हिंदू राष्ट्र की शपथ लेता नहीं। सारे जो नियम है, कानून है, वो भारत राष्ट्र की तरह वो भारत राष्ट्र के नियम कानून है, संविधान है। और जो आवाम है, जो जनता है, भारतीय नागरिक के रूप में है। तो ये जो ताकतें हैं हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले या मान लीजिए वकालत करने वाले, ये काल्पनिक बात और उस काल्पनिक पर राजनीति चमकाने वाले, दोनों के दोनों इस देश के बहुत खतरनाक शत्रु हैं। उत्तराखंड तो हम यूट्यूब पर आप देखेंगे ना, बस यही बात करते रहते हैं। अब वो नाम लेना भी भारतीय जनता दल मानता है कि अपनी जबान को खराब करना और उनको यानी मुंह लगाने के पक्ष में भारतीय जनता दल नहीं है। लेकिन फिर भी जनता को बताने के लिए ये तमाम जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से लेकर के पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हुए, हर्षवर्धन त्रिपाठी हुए, DK दुबे हुए, ओमकार चौधरी हुए और मनीष ठाकुर हुए, नीरज अत्री हुए, ये सब वही बात, हिंदू राष्ट्र। और फिर ये बिरादरी असदुद्दीन, सिमी, PFI, SDPI और राजनीतिक दलों में फिर GNPC, वाम दल, GNPC माने गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस, ये फिर सपा, बसपा, TMC, ताता लगा एक काल्पनिक शैतान से लड़ने के नाम पर वो राजनीति चमकाना। तो लेकिन इतना विस्तार से मैंने
बातों तक तो बता रहा है, लेकिन इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है। यह जो है, ये जो इस तरह की जो राजनीति तो नहीं, बल्कि घटिया किस्म की ये स्वार्थ नीति है, उसकी साजिश है। चलाने वाले ये जो है उन अंग्रेज़ों से, जो जिन अंग्रेज़ों की गुलामी ये भारत झेला है, उनसे ज़्यादा खतरनाक है। उनका नाश करना बहुत जरूरी है। ये जो काले अंग्रेज इस देश के, वो काले अंग्रेज इस बीजेपी के भी रूप में है, वाम दलों के रूप में है, आपके जीएनपीसी है ही। इनका सर्वनाश होना बहुत जरूरी है। और सर्वनाश की बात जब भी कही जाती है तो कोई उनको फिजिकली या शरीर से नाश नहीं करना है, उनको मिलने वाले समर्थन से। एक भी हमारा भारतीय भाई बहन उसका समर्थक न रह जाए। एक भी भारतीय भाई बहन न तो बीजेपी का समर्थक हो, एक भी भारतीय भाई बहन न तो जीएनपीसी का समर्थक हो, एक भी भारतीय भाई बहन न तो वाम दल इसका समर्थक हो, न तो आरएसएस का समर्थक हो। सभी लोग समर्थक हों भारत राष्ट्र के, भारतीयता की समर्थक, इसकी जरूरत है। यही चीज़ फैलानी है। और इसके इतर जो बात करता है, बस मानिए कि वह इस भारतीय समाज का, इस देश का शत्रु है। और इस देश को गद्दार यहाँ से मानना शुरू करिए। राहुल को गद्दार मानिए, इस देश का सर्वाधिक गद्दार नेहरू को गद्दार मानिए, मोहनदास करमचंद गांधी को गद्दार मानिए। ये मोदी जी की प्रधानमंत्री है, कहने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। इन गद्दारों को बचाने वाले मोदी जी को गद्दार कहा जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में ये शब्द का प्रयोग करना थोड़ा सा एक संकोच आता है, लेकिन सारी गतिविधि जो है वो देश के खिलाफ एक गद्दारी ही है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।